यस हमने कंटिन्यूस सीरीज स्टार्ट किया था, राइट? करेक्ट। और कंटिन्यूस सीरीज में हमने कंटिन्यूस सीरीज स्टार्ट किया था ना? यस सर। अच्छा, उसमें मुझे ये बताइए कि क्या क्या दिया होगा आपको। तो बोला होगा आपको क्लास और एफ दिया होगा, क्लासेस और एफ दिया होगा, और पूछा होगा एक्स बार निकालो, एस निकालो, सीवी निकालो, या तो मीन डेविएशन निकालो। करेक्ट। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? यहां तक दिया होगा, दिस टू, ये दो ही दिया होगा। लेकिन ये मिड वैल्यू हमें निकालना है। मिड वैल्यू कैसे आएगा हमारे पास? वो पूछा था मैंने आपको कि मिड वैल्यू किस तरह से आप निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करोगे? इट इज 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 + 19 डिवाइड बाई 2, और वैसे 10-10 बढ़ रहा है तो हम उसको 10-10 बढ़ा देंगे, वहीं से पता चल जाएगा कि हमारा क्लास लेंथ 10 का है। अगर हमारा क्लास लेंथ इक्वलाइज है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि लोअर से हायर की ओर जा रहा है, तो ये नंबर्स आपके इस तरह से आएंगे 0 - 1 2 3 और नीचे +1 2 3 4। एफआईडीआई स्क्वायर कैसे बनाना है वो आपको ऑलरेडी पता है। फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी। ए है मेरा 34.5। पॉइंट टू बी रिमेंबर, DI का पूरा कॉलम जो होता है वो मिड वैल्यू यानी कि XI में से बनता है। XI ये रहा XI सब, A जो आपने अज्यूम किया है 34.5 और उसका C जो कि है 10। DI का जो होगा वो कंप्लीट होगा मिड वैल्यू में से। सर मिड वैल्यू कैसे बनती है? मिड वैल्यू होता है 0 + 9 अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ओके सर, डन। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो ये हिसाब से उसका कैलकुलेशन बन जाएगा। ठीक है, मिड वैल्यू का कैलकुलेशन था, फिर DI और FIDI पता है आपको, FIDI स्क्वायर आपके पास है। नाउ A इज इक्वल टू 34.5 प्लस सिग्मा FIDI 71 अपॉन n इज इक्वल टू है हमारा 100 n इंटू C जो कि हमारा है 10। तो C के लिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 के हिसाब से वर्कआउट आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन S इज इक्वल टू रूट ऑफ, पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है, रूट के हिसाब से FIDI स्क्वायर इंटू C लग जाएगा वहां पे, तो वही का वही फॉर्मुलेशन यहाँ पे, और उसी के नंबर्स के थ्रू सिर्फ ध्यान इतना रखना है, पहले पूरा रूट का सॉल्यूशन होगा, रूट का सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद में आपको इंटू 10 करना है। CV उसके पीछे हमेशा आपको परसेंटेज लिखना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो CV हमेशा परसेंटेज में होता है, वो आप ध्यान में रख लेंगे। व्हाट अबाउट मीन डिविएशन? मीन डिविएशन के स्टेपिंग आपको, जब आप सम कैलकुलेट करो तो आपको खुद को भी थोड़ी जोर से बोलना पड़ेगा। फर्स्ट वन, पहले हमें DI कैलकुलेट करना, D बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। D बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा FIDI अपॉन n। 71 अपॉन 100 यू विल गेट 0.71। C द DI नंबर मतलब जो भी है, मतलब C द D बार, ये 0.71 को हमें DI के कॉलम में देखना है, यहां पे देखेंगे जो कि ये दोनों के बीच में आएगा, और वहां से लाइन उसकी खींच ली आपने DI FIDI तक और FI तक। जो FIDI का ऊपर का सेक्शन मतलब जो भी है वो आपका S1 है, यहाँ पे आपका S2 है, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है। फॉर्मूला S2 - S1 प्लस N1 - N2। ध्यान ये रखेंगे कि S2 से शुरू करना है, S2 तो पॉजिटिव होगा लेकिन S1 मैक्सिमम केस में नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। N1 - N2 पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वो डिपेंड्स करता है कैसे भी वो वर्किंग मतलब जो हो सकता है। इंटू D बार के लिए मतलब जो है यहाँ पे D बार रहेगा अपॉन में N, D बार हमने कैलकुलेट किया है 0.71। 45 - 55 - 10 इंटू दिस करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा -7.1 अपॉन n इज इक्वल टू 100 एंड C इज इक्वल टू 10, वो तो हमें पता है। तो ये हो गया 10.99 अप्रोक्सीमेटली 11। ये हो गया आपका मीन डेविएशन, तो वो हो जाएगा आपका मीन डेविएशन। बोलो
क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। ओके। अभी यहां पे जो वर्कआउट अपना रहेगा उसमें आपको उसी के लिए निकालना है Q1, Q2, Q3 वो सब, मतलब क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और वो सब निकालना है। तो उसके लिए किस तरह से वर्कआउट किया जाएगा? कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? Q1, Q2, Q3 वो सब निकालना है अगर आपको, तो वो कौन सा कॉलम और किस तरह से वर्कआउट किया जाएगा ये। तो यू रिक्वायर जस्ट ओनली वन कॉलम और वो है, उसका नाम है CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मतलब जो है वो हम बना देंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है, Q2 एंड Q3। बराबर। यहाँ पे जो वर्कआउट है उसमें से आपको काम की चीज ये है कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा क्लासेस और उसके फ्रीक्वेंसीज, जो आपका क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको बनाने का है कॉलम CF। ये CF का कॉलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो CF था वो यहाँ पे बन चुका है। और अभी हम उसकी फॉर्मुलेशन जब लगाएंगे तो ध्यान ये रखना है कि ये जब जब ये कंटिन्यूस सीरीज होता है तो Q1 इज इक्वल टू n+1 नहीं, n/4 हो जाता है, +1 निकल जाता है। इट इज n/4 ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF, लेकिन वर्ड लिखना है n/4 ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF। n कितना है हमारा? 100 डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट 25th ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF। CF में देखो कि 25 आपका कहाँ पे आएगा, तो मेरा 25 मतलब जो भी है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी 17 नहीं, यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 45 में आएगा। तो 45 वाला जो क्लास मेरा होगा वो हो जाएगा मेरा Q1 क्लास। क्या बोलेंगे इसको? Q1 क्लास। ये मेरा Q1 क्लास है। तो Q1 क्लास इज इक्वल टू 30 to 39। ये 30 to 39 का क्लास हो गया मेरा, Q1 का क्लास हो गया। नाउ क्या बोलो? सॉरी, फिर से आपकी आवाज कट रही है। अगेन फिर से आपका अभी भी आवाज 2 मिनट शायद मेरा, ओके यहाँ नहीं, मेरा यहाँ से वॉल्यूम कम है, 2 मिनट। या बोलिए अभी, बोलो। वो जो n-1 होता है ना, n+1 होता है, n+1 होता है। सर तो वो यहाँ पे चेंज करते वो क्लासेस है, क्लासेस की वजह से वो n+1 करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज दिया हुआ है, इफ इट इज अ कंटिन्यूस सीरीज, तो आपका यहाँ पे बड़ा सबसे मेजर चेंज आने वाला है, और वो है यहाँ पे नॉट n+1, इट इज अ n। खाली n के हिसाब से वो काम करेगा, मतलब यूं। तो ये आपका बड़ा सा चेंज है, वो ध्यान में रखना है आपको। तो n/4 ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, वो हमारे लिए क्लास होगा फ्रॉम CF। क्योंकि जब हम CF में यहाँ पे देखेंगे, जब हम CF में यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 25 नंबर का ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो 25 यहाँ पे आएगा 17 और 45 के बीच में, 45 से पहले आ जाएगा, जो कि कोई एक नंबर नहीं है, वो 30 to 39 का पूरा एक क्लास है। इसका मतलब कि वो यहाँ पे Q1 क्लास पूरा आएगा, 30 to 39 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो अभी Q1 के लिए आपका फॉर्मूला जो लगता है, वो Q1 का फॉर्मूला होता है पहले Q1 इज इक्वल टू n/4 माइनस CF इंटू C।
ये हिसाब से उसका वर्कआउट है। अच्छा, इसमें से क्या क्या चीज आपके पास है? नंबर 1, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये लोअर लिमिट नहीं है, ये एल यानी कि लोअर बाउंड्री पॉइंट है। क्या है? इट इज नॉट ए लोअर लिमिट, इट इज अ लोअर बाउंड्री पॉइंट होता है ये। तो जहां जहां पे भी सेंट्रल टेंडेंसी में आपको एल यूज करना है तो वो आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट है। तो यहाँ पे 30 इज नॉट ए लोअर बाउंड्री पॉइंट, इट इज अ लोअर लिमिट। कैसे पता चलेगा कि ये लोअर लिमिट है, ये लोअर बाउंड्री पॉइंट नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 30 जो है वो लोअर लिमिट है, इट इज नॉट ए लोअर बाउंड्री पॉइंट? सर अपर बाउंड लिमिट और लोअर बाउंड लिमिट सेम होगी सर। दैट्स इट। अपर लिमिट मतलब बाउंड्री पॉइंट जब होते हैं तो पिछले वाले क्लास का अपर लिमिट हमारे क्लास के लोअर लिमिट के साथ मैच होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे ऊपर भी 30 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डिफर आ रहा है। तो हमें उसको लाने के लिए करना पड़ेगा 29 + 30 डिवाइड बाई 2, 29 + 30 डिवाइडेड बाई 2। किसी लोग को ऐसा याद होगा कि यहां से आपको 0.5 माइनस करना है। यस सर। गलत, यस गलत, गलत, वो गलत नहीं, वो 10th के लिए सही था, कॉलेज के लिए नहीं। 0.5 हर बार माइनस करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे 29.5 होता, क्योंकि अगर आप 0.5 यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे 0.5 आपको प्लस करना पड़ता है, वो भी तो रूल होता है ना। वो 0.5 माइनस करने वाला रूल आधा है। अगर यहाँ पे आप 0.5 माइनस करते हो तो यहाँ पे आपको 0.5 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या दोनों सेम हो जाएंगे? तो यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ पे 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 29.5 है तो उसमें अगर पॉइंट नहीं, हमें क्या करना, हम करेक्ट मेथड ही याद रखेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि ये लोअर बाउंड्री पॉइंट नहीं है? तो बोला वो ऊपर रिपीट नहीं हो रहा है, 30 जो है ना वो ऊपर रिपीट नहीं हो रहा है। बोलो ठीक है, कौन सा नंबर है ऊपर? 29, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, 29.5। n/4 मेरे पास रेडी है 25। CF मैं ऊपर वाले क्लास का लूंगा जो कि है 17। फ्रीक्वेंसी मैं वही क्लास की लूंगा जो कि है 28। वही क्लास की लूंगा जो कि है 10। 30 to 39 नहीं, 30 से नीचे देखूंगा 40 तक, 30 से 40 तक। क्लास लेंथ मेरा 10 है। दैट्स ऑल। वैल्यू अंदर इंसर्ट कर दो। Q1 इज इक्वल टू L प्लस L कितना है मेरा? 29.5 प्लस n/4 कितना है? 25 माइनस CF मेरा 17 है, राइट। फ्रीक्वेंसी उसका 28 है और उसके बाद में इंटू 10 करेंगे तो ये नंबर आपका बन जाएगा। तो पहले आपको ये पूरा पीछे का सेक्शन सॉल्व करना होगा, जो कि आएगा यहाँ पे। ये बताइए कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इट इज 29.5 प्लस, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 25 माइनस 17, 8। 25 माइनस 17 ये हो जाएगा आपका 8। 8 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। और फिर उसके बाद में करना होगा आपको 80 डिवाइडेड बाय 28। 80 डिवाइड बाय 28 यू विल गेट 2.85। 2.85। और 29.5 प्लस 2.85 एंड इज इक्वल टू आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पे, बराबर है, जो कि है 32.31। बोलो क्लियर है ये? तो Q1 क्लास एक बार रिपीट कीजिए ना। करेक्ट, बोलो L से। यस सर। सर हमने वही रूल यूज किया, इसका मतलब हमें Q1 25 मिला था इसीलिए। हाँ, मैं Q1 मतलब जो भी हमारा वो Q1 N1 n/4 करके क्या नंबर आया था आपका? 25। तो हमें CF में 25 देखना होता है। 25 कहाँ पे आएगा? 45 के अंदर, मतलब 17 और 45 के बीच में आएगा। यानी कि ये 45 वाले क्लास में आएगा, वो 17 के बाद में आएगा, 45 से पहले आएगा। यानी कि यहाँ पे Q1 क्लास मतलब जो भी वो यहाँ पे लग गया हमारा। डन। अभी यहाँ पे जब Q1 क्लास यहाँ पे हमने लगा दिया तो अभी उसके अकॉर्डिंग टू हम 30 to 39 को यूज करके हम हमारा बाकी का कैलकुलेशन मतलब जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। बोलो ओके सर, आ गया सर। ठीक है ना, राइट। तो ये हिसाब से उसका वर्कआउट मतलब जो है वो यहाँ पे लगेगा। नाउ अगर
बराबर है। आप लोग मुझे Q3 निकाल के दो, बराबर है, फिर Q2 हम कैलकुलेट करते हैं, पहले Q3 निकाल के दो आप। तो Q3 के लिए Yes, आप sir. कैसे वर्कआउट करेंगे और किस तरह से काम करेंगे ये आप कैलकुलेट करो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करेक्ट। तो विद इन 5 मिनट्स आप चेक करें कि क्या क्या वैल्यूज आते हैं उसके। कर रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. हाँ जी, यस सर। फॉर्मूला यूज करना है फॉर्मूला ना? यही आएगा। क्या फर्क हो जाएगा ये बताइए? 3n लग देंगे। एन के एन की जगह 3 3 है, 3n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF। तो Okay, sir. ये उससे 3 गुना हो जाएगा आपका। फिफ्टी 50.61 50.61 परफेक्ट, बराबर है। इट इज 50.61। किसी का आ जाए तो बताइएगा, और तब तक आप Q2 कैलकुलेट करके रखो। 50.61। या 50.61 डन है। डन सर। डन। देखिए 50.61। जो कैलकुलेशन यहाँ पे है, सबसे पहले तो आएगा 3n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF। इट इज 100 इंटू 3 अपॉन 4, यानी कि 25 वैसे यहाँ पे था तो 25 इंटू 3 हो जाएगा, और ये नंबर लग जाएगा आपका 75, करेक्ट। 75th ऑब्जर्वेशन अगर है तो हमारा वो जो क्लास आएगा Q3 क्लास 75 के लिए देखा जाएगा, और वो क्लास हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला क्लास हो जाएगा? Q3 क्लास हो जाएगा, रेडी ना। तो ये हो जाएगा हमारा Q3 का क्लास, और वो Q3 का क्लास अगर है तो वो है 50 to 59। 50 to 59 तो बोले 50 जो है वो इट इज नॉट ए माई लोअर लिमिट, वो मेरा लोअर बाउंड्री पॉइंट नहीं है, वो मेरा लोअर लिमिट है। तो 9/2 करने से मिल जाएगा 49.5। 3n/4 तो वो 75 तैयार है। CF ऊपर वाले क्लास का लेंगे जो कि 73 है, फ्रीक्वेंसी अपना 18 आएगा वही क्लास का, और उसके बाद में वैल्यूज यहाँ पे रख दिया है। 75 माइनस 73 2 इंटू 10 T/18 1 पॉइंट समथिंग, बराबर 49.5 प्लस दिस, ये नंबर हमारा लग जाएगा। बोलो क्लियर? यस डन सर। हाँ, तो आप Q2 भी निकाल सकते हो। निकालते हैं। Yes, sir. 41.28 Q2 की 41.28. 41.28 मतलब आ गया, बराबर ना। Yes, sir. अच्छा, करेक्ट। नाउ अभी हमें निकालना है, एक हमारा डिसाइल निकालना है। तो डिसाइल निकालना है हमें, P85 निकालना है एक तो, और डिसाइल P85 निकाल दो, चलो फटाफट से।
P85 आ जाए तो बताइएगा मुझे। 56.7. हाँ 56.70. 56.17 ओके डन, बराबर है, यस सर। राइट। ओके अभी निकालना है हमें D9, सर अभी 85 निकल गया. सॉरी D9 क्या करेंगे अभी बताइए। 9/10. 9/10, बताएंगे। हाँ, और वहां पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद में मतलब जो यहाँ पे तो हो जाएगा D9। नाउ D9 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 9 × 100/10, 90 तो हो जाएगा 90 ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF, बराबर है। तो 90 ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF यानी कि वो भी वही आएगा, 91 तक है, करेक्ट। तो ये क्लास वही रहने वाला है और ये B9 है, करेक्ट। लोअर बाउंड्री पॉइंट वही आएगा, 9n/10 किया तो हमारा वो नंबर 85 नहीं वो 90 था। CF हमारा 73 वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी 18 वही रहेगा। नाउ D18, 2 मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पे D9 इज इक्वल टू, राइट, लोअर लिमिट और यहाँ पे मतलब जो भी है वर्किंग अपना 9, मतलब ऑलमोस्ट कैलकुलेशन वही का वही है, कोई ज्यादा चेंजेस बहुत नहीं है। D9 यस, ये आ जाएगा यहाँ पे 49.5 प्लस, यस, ये कितना आ रहा है 90 - 73, 9.44 सर, 9.44। सब कैलकुलेट करके यस सर, यस 44. 44। ओके। और ये वर्किंग आ जाएगा अपने पास 58.494. 58.94, ओके डन, इट इज 58.94, ये हो गया हमारा नंबर। बोलो रेडी। अच्छा इसी हिसाब से फिर अगर उन्होंने बोला हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन ने व्हाटएवर जो भी है तो वो कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ओके व्हाट अबाउट द रेंज, XH minus XL। XH - XL, राइट। XH कितना है, XL कितना है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा है 79 और लोएस्ट है यहाँ पे 0, तो रेंज हमारा हो जाएगा राइट 79 - 0 और अपन में वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर चाहिए आपको तो वो हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 85 वाला, बराबर, ये हो गया आपका D9। अभी आ जाएगा वैसे, अच्छा हाँ Z रह गया, तो पहले तो लगा देंगे यहाँ पे रेंज के हिसाब से ये नंबर, और QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD। इसमें और तो कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 79 है, लोएस्ट 0 है, तो 70 - 0 के हिसाब से वो 79 आ जाएगा और XH - XL/XH + XL वो भी 79 ही आ रहा है, अब 1 हो जाएगा अपना रेंज का वैल्यू, बराबर, राइट। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/2 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/Q2
Q3 प्लस Q1 के हिसाब से वो नंबर लग जाएगा। ठीक है, यस। नाउ फाइंड करना है हमें Z। Done, sir, done. इस Z को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और Z को किस तरह से क्या हिसाब से वर्कआउट लेने मिली, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि Z हमारा डिफाइन है या नॉट डिफाइन है। तो बताइए यहां पे Z के लिए कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? बोला Z के लिए हमें कोई कॉलम बनाने की जरूरत है ही नहीं। Z के लिए हमें कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि Z हमारा डिफाइन है या नॉट डिफाइन है। कैसे पता चलेगा कि Z डिफाइन है या नॉट डिफाइन है? नंबर 1, फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कितनी है? 28 लेकिन 28 2 बार आ रहा है। बात खत्म हो गई, Z नॉट डिफाइन है। बोलो रे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब Z अनडिफाइन होने के 2 रीजन है। एक तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी रिपीट होती है, राइट? हियर Z is not defined, right? As 2, highest frequency 28 is for 2 times, right? So Z is not defined, therefore Z is equal to 3m minus 2x bar. तो आपके पास Z is equal to 3 m है। m हमारा कितना है? m कितना है हमारा? 41.20. या m is equal to है 41.28 minus 2 x bar. सर ये एम कैसे है? m यानी कि Q2, m यानी कि Q2 खुद, करेक्ट। एंड x बार हमारा यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है जो कि है 41.6। ये यही सब चल रहा है, उसी के ऊपर सब ऑपरेशन चल रहा है। तो x बार इज इक्वल टू है 41.6। तो कैलकुलेशन आपका इज इक्वल टू 123.84 माइनस 83.2, करेक्ट, इज इक्वल टू 40.64. सॉरी 40.64. 40.64। ये आंसर आपका Z इज इक्वल टू हो गया। बोलो क्लियर? ये था अगर Z, ये था कैलकुलेशन अगर Z हमारा नॉट डिफाइन है तो। अगर Z डिफाइन होता तो क्या करते? मतलब Z डिफाइन के लिए मतलब जो आपके पास क्या 2 रूल होने चाहिए। तो Z तब डिफाइन होता है जब आपका क्लास लेंथ इक्वलाइज है, राइट? क्लास हैविंग ए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड Z इज सॉरी class having a highest frequency Z is undefined. ये कुछ जरूरत नहीं। If Z is defined, तो आपका फॉर्मूला होता है ये, करेक्ट। और इसके लिए हमारे पास ओके ये कोई और सम का कैलकुलेशन है, तो वो सम जब आएगा तभी हम वहां पे कॉपी कर लेंगे। इसको पहले फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं।
तो अगर z डिफाइन है, जिसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, आपका क्लास लेंथ इक्वलाइज होना चाहिए और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो आपका फॉर्मुलेशन लगेगा z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू सी। देखते हैं छोटा सा उसी के रिगार्डिंग कि अगर हमारा z डिफाइन है तो किस तरह से उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। ये रहा आपका कैलकुलेशन। मान लो यहां पे से जो आपको वर्कआउट दिया हुआ है, क्लासेस दिए हुए हैं यहां पे, करेक्ट। हाँ, मैं थोड़ा वैल्यू चेंज करता हूं यहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। 19.9, 22, 32, 39.9, 42, 49.9 एंड 52, 59.9। ठीक है। Z के लिए चाहिए हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास हैवी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? है सर। कौन सा वाला क्लास है? वाला क्लास है हमारा 32, 39.5, 39.9, बराबर, ये क्लास है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है कि भाई क्लास हैवी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज दिस, और उनका क्लास लेंथ मतलब जो है ना वो इक्वलाइज होना चाहिए। तो क्लास लेंथ, सभी क्लास का क्लास लेंथ कितना है? 10 10, राइट, इक्वल क्लास लेंथ जो कि है यहाँ पे 10, देन हियर z इज डिफाइंड। तो अगर आपका z डिफाइन होता है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू सी। लेकिन ये f1 f0 f ये सब क्या है? बोला ये जो सेंटर में आपके पास है वो है आपका f1, उसके ऊपर f0 और उसके नीचे f2। मतलब कोई कॉलम बनाने की जरूरत, बोला कोई कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सिर्फ यू रिक्वायर्ड लोअर बाउंड्री पॉइंट। आपके पास लोअर बाउंड्री पॉइंट है या नहीं है? जो क्लास है आपका, ये जेड क्लास है आपका, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा जेड क्लास होता है। F1 जो हमें जेड क्लास बिलोंग करता है हमारा, मतलब वो हमारा जेड क्लास इंडिकेट करता है, ये हो जाएगा हमारा जेड क्लास। 29.95 सर। राइट, तो यहां पे हमें करना पड़ेगा 30 प्लस 29.9 डिवाइडेड बाई 2, 29.95, बराबर। तो ये नंबर आपका आ जाएगा लोअर लिमिट की जगह पे, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 29.95 प्लस, बराबर है, सॉरी, प्लस ये 18 माइनस 12 अपॉन 18 इंटू 2 36 हो गया, माइनस 12 माइनस 15 इंटू 10। पूरा कैलकुलेशन पहले यहाँ पे लगाइए और उसके बाद में मतलब जो है ये नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे, कुछ माइनर सा चेंज होगा यहाँ पे, बराबर है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे शायद 36.62, करेक्ट, ये हिसाब से उसका वर्क है। बोलो, क्लियर है ये? यस सर। आएगा ना कैलकुलेशन, मतलब जो भी है उसका, करेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग टू मतलब जो है इसी तरह से मतलब जो वो चलता रहने वाला है। मतलब ये था हमारा और एक सम कि जिसमें हमारा z डिफाइन था और वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, करेक्ट। तो ये आपका और एक सम था यहाँ पे। दो शॉर्ट सम मुझे डिस्कस करना है।
और वो है QD के ऊपर। QD पता है ना, क्वार्टर डेविएशन। क्वार्टर डेविएशन ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 30 and coefficient of QD is equal to 0.6. Find Q1 and Q3. ये बताओ कैसे करेंगे, ये बताइए। सबसे पहले तो दोनों चीज हमको दिया हुआ है, QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। दोनों का फॉर्मुलेशन यहां पे लगा देंगे। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो इज इक्वल टू, बताओ QD कितना है हमारा, 30 है। 30 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। 60 इज इक्वल टू 60 Q3 माइनस Q1। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। ठीक है, अभी आएगा यहां पे उससे आगे नाउ कोएफिशिएंट ऑफ QD। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। नाउ 0.6 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, 60 क्योंकि हमारे पास आ चुका है 60 अपॉन Q3 प्लस Q1। करिए, बताओ क्या हो जाएगा अभी। Q3 plus Q1 is equal to 60 upon 0.6. 100 हाँ जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 100 100 आ जाएगा। प्लस 100 Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100। अभी क्या करें, QD में उसकी वैल्यू रख। हाँ तो हमारे पास यहाँ पे ये पहला वाला इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। क्या करना होता है, दो इक्वेशन अगर हमारे पास है तो राइट, बराबर है। हाँ, उसको एलिमिनेशन बोलेंगे। Q3 पहले प्लस वाला लेते हैं, प्लस Q1
इज इक्वल टू 100 है, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60। ऐसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी टाइम किया हुआ है कि वो दो इक्वेशन मतलब जो वो एलिमिनेट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर लाना है आपको तो इसके लिए आपको उसका एलिमिनेशन करना पड़ता है, जिसके लिए दो रूल जरूरी है कि एक तो उसके साइन ऑपोजिट होने चाहिए और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि भाई उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट सेम है और साइन भी मतलब जो चेंज है, यानी दोनों काम हमारे हो चुके हैं। तो बिना कोई झंझट मतलब जो है हमारा सीधा ही मतलब जो वर्कआउट आ जाएगा यहाँ पे, इट इज 2Q3 इज इक्वल टू 160। तो Q3 इज इक्वल टू हो गया 80। Q3 अगर 80 है तो Q3 प्लस Q1 आपको पता है कि Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 100 है। Therefore, you can say that Q1 is equal to 20. तो Q3 हमारा 80 होगा एंड Q1 हमारा 20 होगा। बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ जी, सॉरी 100 का 100 कैसे आ सर? कौन सा वाला 100? ये वाला? हाँ, यस सर। ये रहा ना, ये हमारा इक्वेशन 2 आया था ना हमारा यहाँ पे। अच्छा, ये 60 डिवाइड बाई 0.6 किया हमने इन लोगों को यहाँ पे भेज दिया और 0.6 को नीचे ले लिया है, तो वो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय ओके सर। एंड 60 डिवाइड बाय 0.6 यू विल गेट 100। तो वो 100 मतलब जो वहां से आया हुआ है, ठीक है? यस सर। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन एस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट वाला, सिग्मा रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ये शॉर्ट फॉर्मुलेशन के अंदर कभी कभी वो काम लगता है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। वैसे दूसरा एक वर्कआउट होता है कि भाई उसका सीवी, आपको सीवी दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है तो आपको एस मिल जाना चाहिए, सीवी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है तो आपको एक्स बार मिल जाना चाहिए। तो ये सब मैटर मतलब जो भी है वो यहाँ पे है, लेकिन ये Q3 वाला जो वर्कआउट रहेगा वो आपको ध्यान में रखना है कि QD एंड Q मतलब QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD और एंड अपना ये रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, करेक्ट? अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि कभी भी, वैसे तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि कोफिशिएंट जो होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा नेगेटिव अगर है तो वो कोफिशिएंट्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये आपको प्रूव करके बताना है, तो रेंज के थ्रू। तो रेंज के लिए मतलब किस तरह से वर्कआउट रहेगा कि अगर मान लो कि आपका लोएस्ट नंबर जो है आपको किसी एग्जाम में 0 से कम मार्क्स आ सकते हैं, नो सर। No, sir. Yes. क्यों? क्या आप कैट की एग्जाम दोगे तो उसमें 0 से नहीं आएगा कम मार्क्स? यस सर। 0 नेगेटिव में मार्क्स जाते हैं ना उसमें। यस सर। यस सर। गुजरात यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऐसा है कि गप्पे मारे तो उसके मार्क्स कटते नहीं है, मार्क मिलते नहीं है, लेकिन मार्क्स कटते भी नहीं है, तो फेंको। अगर सिस्टम में ये आ जाए कि अगर आपका वो चीज गलत है, मतलब आपने गप्पे मारे हैं तो फिर, या गलत है व्हाटएवर, तो आपके मार्क्स कटेंगे, राइट? तो 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क कट जाएगा अगर गलत है तो, राइट? 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 कट जाएगा। इस तरह से अगर मार्किंग दिया और उसमें अगर गलत है तो अगर आपका लोएस्ट नेगेटिव में आ गया, आया -20,
और हाईएस्ट वो आ गया उनका 40। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपका रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? सर रेंज 50 होगा। रेंज कितना होगा? 50 क्यों होगा? 50 नहीं 60 होगा। 60 60 होगा। डन। ओके गुड। बराबर में ये हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस प्लस 20 20 बराबर ना। तो उसके अकॉर्डिंग टू वो हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 20 और रेंज हो गया आपका 60। यस यस सर। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए 3 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब जो है, हाँ वो जीरो नहीं, एक्चुअली बताया जाता है कि रेंज मतलब जो भी होता है कोएफिशिएंट हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ऐसा होता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। मतलब हाँ वो 0 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन अगर आपका डेटा अगर नेगेटिव रहेगा तो वो इस तरह से वर्कआउट कर सकता है। तो यहाँ पे जो वर्किंग है उसमें आ जाएगा, यहाँ पे ये तो 60 है मेरा, 3 आएगा। बस बराबर है। यहाँ पे जो वर्कआउट आ जाएगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 40 फिर प्लस -20 करेगा हमें, बराबर है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 20 और ये रेंज हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कोएफिशिएंट के। नॉर्मल केस में कोएफिशिएंट का वैल्यू मतलब 0 पॉइंट समथिंग ऐसा होता है, मतलब -1 से लेके 0 के बीच में होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है, मतलब -0 पॉइंट समथिंग या +0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऐसा वाला केस अगर हुआ कि जिसमें आपका मतलब जो है कोई एक नंबर मतलब जो नेगेटिव अगर है, राइट, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो भी है वो नेगेटिव अगर मतलब है, तो फिर आपका कोएफिशिएंट मतलब जो है वो 0.1 से ऊपर जा सकता है, मतलब 1 से ऊपर भी जा सकता है ये बात, या -1 से नीचे भी जा सकता है, किसी भी साइड पे जा सकता है। ठीक है, ये आपका दूसरा वाला। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका कंटिन्यूस सीरीज मतलब जो भी है, राइट। और बराबर है डिस्क्रीट, और उसके बाद में मतलब पहले मतलब था रो डेटा था, वो रो डेटा। यस, फोटो कहाँ से लेना है आपको? यहाँ से, राइट, यहाँ से। 2 मिनट, ये आज का होगा परफेक्ट है। यस, कर दो क्लिक। सॉरी वो नहीं आ रहा है। ऊपर नहीं आ डन सर। करेक्ट, और डन सर। यस, Done, sir. Done. डन सर। ठीक, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ।